ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऊपर चलते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। किस जगह से स्टार्ट किया था? एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया था क्या? सर नीचे चला गया। एक्सेलरेटेड मोशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक भी देखा था, और ये क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ स्प्रिंग से देखते हैं। स्प्रिंग फोर्स देखा था, जो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स होता है, और स्प्रिंग तब में फोर्स तभी आता है जब उसमें एक्सटेंशन होता है या फिर कंप्रेशन होता है। जितना अमाउंट में एक्सटेंशन होगा और जितना अमाउंट में कंप्रेशन होगा, तो दोनों के लिए फोर्स क्या होता है? सेम। माइनस साइन का मतलब ये होता है कि हमने उसको अगर एक्सटेंड किया है तो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में। इतना सा मतलब। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देखा था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। के इक्विवेलेंट किस तरीके से लिखते हैं? सीरीज में हमारा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। पैरेलल में क्या हो जाता है? दोनों एड अप हो जाता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर मैं किसी भी स्प्रिंग को कट करता हूँ प्रोपोर्शनली, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी चेंज हो जाता है। और वो किस तरीके से चेंज होता है, ये फॉर्मूला देखा था। और फिर हम लोगों ने इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के। उसके बाद हम लोगों ने वेइंग मशीन देखा था। वेइंग मशीन क्या करता है? एक डिवाइस ऐसा है जो कि नॉर्मल को मेज़र करता है। नॉर्मल को मेज़र करता है और मेज़र करके मुझे रीडिंग देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वेट को बताता है या फिर मास को बताता है। ठीक है, जी से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। लेकिन वो वेट या मास को नहीं बताता है, वो नॉर्मल को हमेशा मेज़र करता है। अब जिस तरीके से नॉर्मल किसी भी कंडीशन में वेरी करेगा सिस्टम में, उस तरीके से वो रीडिंग देगा। तो ये हम लोगों ने देखा था कुछ क्वेश्चंस। स्प्रिंग बैलेंस देखा था। स्प्रिंग बैलेंस में मैंने ये बताया था कि स्प्रिंग बैलेंस किसका रीडिंग लेता है? टेंशन का रीडिंग लेता है, ना कि वो जो भी वेट है उसका रीडिंग लेता है। जैसे कि लिफ्ट में अगर रख दें तो वो एक्सेलरेट करने लगेगा, तो रीडिंग अचानक से बढ़ या घट सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसमें हम लोगों ने किए थे। तो ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस वगैरह कंप्लीट हो गया था। एक क्वेश्चन करते हैं, जेई में पूछा गया था, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक स्प्रिंग है और इसके साथ साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है, और फिर एक दूसरा स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग के साथ दूसरा ब्लॉक अटैच्ड है। दोनों का मास m है और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k। अब क्या किया गया? एक सीजर लिया गया, कैंची, और इसको अचानक से कट कर दिया गया। तो बोला गया जैसे ही कट किया जाएगा उसी इंस्टेंट पे ब्लॉक ए और बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ block A and B as soon as it is cut। स्प्रिंग को कट करते के साथ क्या होगा, ये बताना है। सॉल्व करो इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले कुछ समझना पड़ेगा। समझना ये है कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में टेंशन होता है। ठीक है, ये अगर सपोज एक स्ट्रिंग है और ये स्प्रिंग है, ऐसा। अगर मैं अभी हाथ पे लेकर रखा हूँ इन दोनों ब्लॉक्स को, इस तरीके से हाथ पे लेकर रखा है मैंने, और दोनों में क्या है? टेंशन जीरो है। इसमें भी टेंशन जीरो और इसमें भी टेंशन जीरो। मैंने क्या किया? अचानक से इसको रिलीज किया इस इंस्टेंट, मतलब t इज इक्वल्स टू जीरो पे। जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा वैसे ही मुझे कमेंट करना है कि इन दोनों में टेंशन का वैल्यू क्या होगा। तो स्ट्रिंग में क्या होता है? जैसे ही हम लोग रिलीज करते हैं उसी इंस्टेंट पे ही टेंशन का वैल्यू mg हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो इसमें टेंशन का वैल्यू जो होगा इसी इंस्टेंट पे वो जीरो ही रहेगा। क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि इसमें टेंशन तभी
इंक्रीज या डिक्रीज होता है जब तक कि इसका एक्सटेंशन नहीं होता है। स्प्रिंग में जब तक कोई एक्सटेंशन नहीं होगा तब तक कोई टेंशन नहीं आ सकता है। और इसको एक्सटेंड होने के लिए, थोड़ा सा भी एक्सटेंड होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, और वो टाइम मैं इसको दूंगा नहीं तो ये एक्सटेंड होगा नहीं, और तब तक उस इंस्टेंट पे टेंशन क्या रहेगा, जीरो। हालांकि अलग बात है कि थोड़े टाइम के बाद ये एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंशन होने के बाद फिर इसमें टेंशन पड़ जाएगा, लेकिन उस इंस्टेंट पे क्या रहेगा, जीरो। तो इतना सा बात समझ में आ गया होगा कि जब तक ये एक्सटेंड नहीं होगा, एक्सटेंशन जब तक नहीं होगा तब तक टेंशन जीरो रहेगा। अब वही काम यहाँ पे हुआ है, जैसे मैं इसको कट करूंगा तो कट करने से पहले क्या था, कट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे पहले एफबीडी बना देंगे, ये एम मास का ब्लॉक और ये एम मास का ब्लॉक। कट करने से पहले इसका एफबीडी ऐसा था कि नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था एम जी, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा था T1 टेंशन, जो कि ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। और इस वाले ब्लॉक पे नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है एम जी, और नीचे के डायरेक्शन में T1 लग रहा है, और ऊपर के डायरेक्शन में T1। मुझे पता है कि दोनों अभी इक्विलिब्रियम में है, तो T1 का वैल्यू mg है और T2 का वैल्यू कितना होगा, 2mg। आया ना, क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। अब जैसे ही मैंने इस इंस्टेंट पे कट किया, उसी इंस्टेंट पे ये वाला स्प्रिंग का तो टेंशन अचानक से गायब हो जाएगा क्योंकि तुमने कट कर दिया। लेकिन इस वाले स्प्रिंग में टेंशन अचानक से जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब तक इसका एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा नहीं तब तक इसमें फोर्सेस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T2 विल रिमेन द सेम, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये सेम वैल्यू रहेगा। तो T2 अपना उतना ही वैल्यू लगाएगा विच इज इक्वल्स टू 2mg, और नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा है, और जो नीचे के डायरेक्शन में T1 था वो अचानक से गायब हो चुका है। और इस वाले ब्लॉक को देखें तो इस पे T1 गायब हो चुका है, तो सिर्फ mg लग रहा है। तो आई थिंक अब तुम लोग को बात समझ में आ गया होगा। ब्लॉक ए और बी, ऊपर वाला ब्लॉक ए है और ये बी है, तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है ये। और इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 2mg माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है क्या? यस सर। ये हो गया आंसर। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुम्हें करना आना चाहिए। और क्वेश्चन करते हैं इस पर। लेट्स से क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ये सभी स्प्रिंग आइडेंटिकल है और मासेस भी आइडेंटिकल है। अलग भी दे सकता है, सेम भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हमारा काम करने का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। तो बोला गया कि अगर अचानक से इस स्ट्रिंग को अब कट कर दिया जाए तो बताओ सभी ब्लॉक में एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बी एंड सी। सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से अभी ये मासेस रखे गए हैं, तो मैं पहले इसका एफबीडी बनाऊंगा फिर प्रोसीड करूंगा। तो ये एम मास और ये एम मास, और इस बॉडी पे जो लगेगा वो एम जी लगेगा। पहले नीचे वाला ब्लॉक का बनाना है, सबसे पहले नीचे का बनाया करो। तो इस पे लगा एम जी, ऊपर की डायरेक्शन में लगा T1, और फिर इस वाले ब्लॉक पे देख लेते हैं, नीचे लगेगा एम जी और नीचे के डायरेक्शन में लगेगा T1 और ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा T2। T1 का वैल्यू कितना है, एम जी, और T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू है तुम्हारा 2mg। और
इस वाले पे क्या, नीचे की डायरेक्शन में रहेगा mg और नीचे की डायरेक्शन में t2, ऊपर की डायरेक्शन में t3 होगा। सो t3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3mg। अब क्या हुआ कि तुमने इसको कट कर दिया, इसको कट करने के कारण से इसमें T2 वाला जो टेंशन था, T2 जो वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये चीज़ 0 हो गया तो इसमें T1 का वैल्यू सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और T2 का वैल्यू क्या होगा, T2 का वैल्यू 0 हो चुका है। T1 0 T3 का वैल्यू क्या होगा, ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगा, तब तक उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है। सो हमें पता चल चुका है कि क्या क्या वैल्यू चेंज होने वाला है और क्या क्या सेम रहेगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में T1 जो कि mg के बराबर है वो अभी भी लगेगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। दूसरे वाले का देख लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है और T1 लग रहा है। T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू mg, और T2 जो था वो अचानक से 0 हो चुका है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अगर करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, 2g नीचे की डायरेक्शन में। अब लास्ट वाला इस वाले का देखते हैं। तो नीचे की डायरेक्शन में जो mg लग रहा था अभी भी लग रहा है, लेकिन T2 गायब हो चुका है, तो T2 हट गया, और ऊपर की डायरेक्शन में 3mg लग रहा है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इसका एक्सेलरेशन 2g होगा ऊपर के डायरेक्शन में। क्लियर है क्या बात, यस सर यस सर। हाँ ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम लोग। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये स्ट्रिंग लगा दिया मैंने, स्प्रिंग लगा दिया इस जगह पे, और मैंने इस जगह पे कट किया, तो सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। बस एक बार अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमें करना क्या। आगे चलते हैं और अब हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो। सर तो फिर स्प्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में कट करने का डिफरेंस क्या हुआ? स्प्रिंग और स्ट्रिंग में, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसी में एक और केस कराता हूँ। लेट्स से repeat the above question if अगर स्ट्रिंग को कट नहीं किया गया, इस स्प्रिंग को कट किया गया, इस स्प्रिंग को कट किया गया, तो इन सभी का एक्सेलरेशन अब क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले इसका हम लोग एफबीटी बना लेते हैं, और इस जगह पे एम मास का ब्लॉक है, नीचे की डायरेक्शन में रहेगा एम जी, ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा टी वन। सो टी वन इज इक्वल्स टू एम जी होगा, बना ही रखे थे हम लोगों ने। तो नीचे की डायरेक्शन में एम जी और टी वन, और ऊपर की डायरेक्शन में टी टू। सो टी टू इज इक्वल्स टू 2mg एंड टी थ्री इज इक्वल्स टू 3mg, ये आएगा। अब जैसे ही हम लोग इस स्प्रिंग को कट करेंगे तो स्प्रिंग कट होते के साथ कौन सा वैल्यू 0 हो गया, ये जो T1 था ये वैल्यू 0 हो जाएगा अचानक से। तो जब हम लोग सी ब्लॉक को बनाएंगे तो इस पर सिर्फ और सिर्फ mg लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g नीचे की डायरेक्शन में। ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो तुमने क्या बोला कि T1 हो जाना चाहिए 0 इंस्टेंटेनियसली। T2 क्या होगा, T2 विल रिमेन सेम और विल बी 0, और कुछ और क्या होगा T2, बोलो।
और T3 क्या होगा फिर? T3 सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? T3 हमारा सेम रहेगा। सेम रहेगा, ये तो चेंज नहीं हो सकता है, ये चेंज नहीं होगा। अब समझो एक ब्लॉक से ये स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये इससे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, m मास का ब्लॉक और ये m मास का ब्लॉक। तो जैसे ही तुमने यहाँ से टेंशन को गायब किया, P1 इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो लेट से कि इसमें टेंशन T2 जो है अभी भी उतना ही है जितना पहले था। तो T2 कितना है? 2mg ऊपर की डायरेक्शन में, और नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा था, और T1 जो था नीचे वो 0 हो चुका है। तो क्या इसका ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने लग जाएगा? कितने से? g से होने लग जाएगा। तो यहाँ पे तो इंस्टेंटेनियसली टेंशन फिर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि रस्सी तो लूज हो गया। रस्सी लूज हो गया तो फिर से यह कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आ गया कि 2mg फिर कैसे आ रहा है टेंशन। समझा क्या? तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, टेंशन जो है रस्सी में वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो सकता है, इंस्टेंटेनियसली 0 हो सकता है, इंस्टेंटेनियसली कुछ भी वैल्यू को अडॉप्ट कर सकता है। तो क्योंकि इसका एक्सेलरेशन देखा जाए तो ऊपर के डायरेक्शन में कितना लगेगा? T3 डेट इज 3mg, ये तो चेंज होगा नहीं। और नीचे के डायरेक्शन में कितना लगेगा? mg पहले से लग रहा है। और इस पे जो टेंशन नीचे के डायरेक्शन में लगेगा वो कितना लगेगा? 0, क्योंकि सर वो टेंशन 0 हो जा रहा है ना वो ऊपर एक्सेलरेशन की वजह से ब्लॉक बी के। क्या एक्सलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही तो समझना है। इस वाले का मैं इधर बना रहा हूँ, नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा है और ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है? T2। ये तो mg लग रहा है और ये T2 लग रहा है ना? अब बताओ क्या होगा? अचानक से एक पहले तो रस्सी जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है, वो रस्सी में एडजस्टमेंट हो सकता है, टेंशन जो है वैल्यू वो चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो जाएगा या फिर mg हो जाएगा या फिर 2mg उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, वो कुछ भी एडजस्ट कर सकता है। लेकिन स्प्रिंग जो है अपने वैल्यू को सेम रखेगा, वो तो तभी चेंज होगा जब वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, है ना? इट विल रिमेन सेम, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये 3mg हो जाएगा। बाकी जो फोर्सेस लग रहे थे वो कौन कौन से लग रहे थे? एक नीचे की डायरेक्शन में पहले mg लग ही रहा था, ये T3 लग रहा था, mg लग ही रहा था, और ये अब T2 लगेगा। और ये जो है mg लगेगा, सॉरी mg लगेगा, और ये T2 इधर और इधर लगेगा। तो अगर मैं पूरे को एक सिस्टम की तरह एज्यूम कर लेता हूँ, अगर मैं इसको एक पूरे सिस्टम की तरह एज्यूम कर लेता हूँ, तो T2 तो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, बराबर। इससे पहले जो ऊपर वाला केस देखा हम लोगों ने, देखो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये रहा। जैसे स्प्रिंग को कट करा मैंने यहाँ पे, कौन सा कट किया था? इस जगह पे कट किया था, है ना? तो यहाँ पे देखो, इस जगह पे जैसे ही कट किया तो स्प्रिंग अभी भी एक्सटेंडेड है, फोर्स अभी भी उतना ही लगाएगा, और वो एक्सलेट कराएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तुम चाहते तो इसको एक सिस्टम भी ले सकते थे, है ना? लेकिन इन दोनों को सिस्टम नहीं ले सकते क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। लेकिन नीचे वाले केस में क्या है कि वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, स्ट्रिंग के साथ। रस्सी रस्सी क्या करता है? रस्सी अपने लेंथ को ना बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन बढ़ा नहीं सकता।
बराबर। तो जितने रेट से ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा उतने ही रेट से क्या इसको भी ऊपर की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नहीं तो रस्सी टूट जाएगा ना। मेरी बात समझ में आई क्या? तो अगर मैं इसको पूरे के पूरे एक सिस्टम एज्यूम कर लूं, और सिस्टम एज्यूम कर लिया, तो नीचे के डायरेक्शन में mg लगेगा और ऊपर के डायरेक्शन में कितना लगेगा, 3mg। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, उसके हिसाब से 3mg माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा बोलो, 2mg इज इक्वल टू 2ma, mm कैंसिल आउट, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आएगा? बोलो। सर आप फिर से एक बार बता सकते Yes, sir. फिर एक बार फिर से. यही तो था कॉन्सेप्ट जो मैंने भी समझाया। ये छोटे वाले ब्लॉक का तो कोई भी निकाल लेगा, निकालना है इस वाले का था, है ना। तो मैंने ये बताया कि इससे स्प्रिंग अटैच्ड है और ये ब्लॉक अटैच्ड है और ये स्ट्रिंग अटैच्ड है ना, इस तरीके से अटैच्ड है। तो हुआ यूं, जैसे ही तुमने उसको कट किया, तो कट करने के बाद क्या हुआ कि इसमें टेंशन होगा और ये इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, और इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, स्प्रिंग फोर्स जिसको टेंशन बोल रखा है T3, वो 3mg ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता इस इंस्टेंट पे। लेकिन हाँ, T2 जरूर चेंज हो सकता था। तो वैल्यू लें क्या, हमारे दिमाग में डाउट रहता है, बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन ये डाउट रहता है कि T2 का वैल्यू क्या लेंगे, वो जीरो हो जाएगा अचानक से, या फिर 2mg रहेगा, या फिर mg हो जाएगा, है ना। तो बेटर सर है। हाँ, सर तो इसका मतलब इमीडिएट कटिंग पे स्प्रिंग का टेंशन जीरो नहीं होते। स्प्रिंग का टेंशन तो जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर स्प्रिंग को ही कट कर दिया जाए तो टेंशन जीरो हो जाएगा। समझना बात को, स्प्रिंग को ही कट कर दिया जाए तो इमिडिएटली इसका टेंशन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर स्प्रिंग है और नीचे वाले स्प्रिंग को कट किया गया, तो इसमें टेंशन जीरो नहीं होगा इंस्टेंटेनियस। समझा गया? यस सर। हाँ। तो अब हमें ये बात समझ में आया कि जो रस्सी है, उस रस्सी का लेंथ तो हमारा फिक्स रह सकता है, वो कभी भी चेंज होगा नहीं। तो हो ना हो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। इम्पॉसिबल है कि इसका एक्सेलरेशन जी से हो जाए और इसका एक्सेलरेशन जीरो रहे, तब तो रस्सी लूज हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह रस्सी काम नहीं करता, इलास्टिक, इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर्ड है नहीं। स्प्रिंग रहता तो भी सोच सकते थे, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसको सिस्टम ले लिया। अब इस सिस्टम के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है टोटल, dmg ऊपर के डायरेक्शन में, और नीचे की डायरेक्शन में, सॉरी मैंने उस जगह पे mg काउंट नहीं किया था, एक ही mg लिया था, एक और mg लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स में, सॉरी। तो इसका भी एक mg नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस ऑफ 2mg इज इक्वल टू कितने मासेस हैं, दो मासेस हैं, सो 2ma हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, mg इज इक्वल टू 2ma, mm कैंसिल आउट, सो a इज इक्वल टू g/2, और अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलो अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखते हैं हम लोग, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन में दो तरह के कंस्ट्रेंट्स आते हैं, एक होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और दूसरा होता है वेज कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन और दूसरा है वेज कंस्ट्रेंट मोशन। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो आपस में कुछ इस तरीके से इंटेंगल्ड होते हैं कि हमें
फिर ब्लॉक का वेलोसिटी वगैरह निकालना होता है, ठीक है। ऐसे कुछ लगा होगा, मैंने ऐसे रैंडम बना दिया। तो इसमें पूछा जाएगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी पुली की वेलोसिटी कितनी होगी, ये यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, M1 ब्लॉक, M2 ब्लॉक, ऐसा। और वेज कंस्ट्रेंट में क्या होगा, वेज के मोशन से मुझे हर एक चीज़ डिसाइड करना होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन में अगर है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी किस डायरेक्शन में, v1 एंड v2। तो v1 v2 में रिलेशन निकालने के लिए दिया जा सकता है, इसमें भी v1 एंड v2 में रिलेशन निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो रहेगा। ओके, सर मतलब वेज की वजह से ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी? हाँ काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही, अभी के लिए बस मान लो वेज रहेगा ओके सर। उसमें, तो वेज कंस्ट्रेंट मोशन होगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, बोलो। सर वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में पूरा सेम स्ट्रिंग रहता है क्या? नहीं, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो मैं बता, तुम्हें फिगर में दिख जाएगा सेम है, हो सकता है दो स्ट्रिंग का यूज किया गया है। ओके, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जो एक्चुअल में मतलब रीजन है वो क्या है कि रस्सी का जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो सकता। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, इट कांट चेंज। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। इस रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता है, और हम लोग रस्सी को इनएक्सटेंसिबल मानते हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी एज्यूम करते हैं कि रस्सी टूट भी नहीं रहा। ऐसा नहीं कि दो आदमी लटक गया रस्सी टूट गया, स्ट्रिंग कंस्टेंट ही वैलिड नहीं, ऐसा हम लोग एज्यूम नहीं करते, इतने भारी वजन वगैरह नहीं डालते, ठीक है। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। सभी लोगों का शॉर्ट ट्रिक का मेथड अलग अलग होता है, मैं अपने अलग तरीके से करता हूँ और हमारा तरीका सबसे बेस्ट है। आंसर सबसे जल्दी आता है, ठीक है। रेगुलर मेथड से करेंगे पहले हम लोग, ये M1 मास और ये M2 मास। आई थिंक सभी ने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट किया हुआ है, या फर्स्ट टाइम तो नहीं देख रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किया हुआ है ना। अरे 11th में Yes, Yes, sir. 12वीं पास करके आए हो ना 12वीं पास किया होगा तो 11th में तुम लोगों ने एलएलएम तो किया ही होगा, उसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट थोड़ा yes. बहुत तो आता ही होगा। ओके, सो मैं अगर इस स्ट्रिंग की बात करूं तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है L1 प्लस ऑफ L2 वो कुछ ना कुछ होगा, कैपिटल L। और ये जो लेंथ है वो कांस्टेंट होने वाला है, ये चेंज नहीं हो सकता है, चाहे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो चाहे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, कुछ भी हो, लेकिन इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो तुम्हें क्या लग रहा है इस v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा? v1 इज इक्वल टू v2, है ना। अरे मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, या फिर इसको भी समझाना पड़ेगा? अगर यस सर। सर M1 मतलब अगर M1 ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे चलता है तो वो रस्सी x डिस्टेंस वाला किधर से आएगा, इधर से ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये x डिस्टेंस ऊपर गया है, आया ना। यस सर। और जितने Yes, sir. टाइम में ये x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा Yes, sir. उतने ही टाइम में ये भी x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि v1 की जो वेलोसिटी है वो इतनी है और v2 की जो वेलोसिटी है वो इतनी है। डेट मीन्स v1 इज इक्वल टू v2। अरे हाँ या ना, बोलो जल्दी। यस सर। Yes, sir. So, तो ये लॉजिकल Yes, एक्सप्लेनेशन sir. हो गया कि v1 और v2 क्या है, सेम है। लेकिन इसको हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से निकालना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ ये दोनों सेम है।
तो मैंने क्या कर दिया, L1 प्लस ऑफ L2 को इक्वल कर दिया L के बराबर, और इसको मैंने कर दिया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिल गया मुझे, dL1/dt प्लस dL2/dt इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 0। 0 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों हो रहा है? L सर क्योंकि constant किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, इसका वैल्यू लिखना। सभी स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं, इसका वैल्यू क्या लिखें, बराबर। समझो dL1/dt क्या चीज़ है। अच्छा एक बार मैं और इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो एक बार और डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है, d² L1/dt² प्लस dL2² डिवाइड बाई dt² इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हें एक्सेलरेशन में रिलेशन देता है, और ये किस में रिलेशन देता है, वेलोसिटी में रिलेशन देता है। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ Yes, sir. इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। सो dL1/dt क्या चीज़ है, कोई बता सकता है मुझे? सर DL वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट एनी मोमेंट। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट एनी मोमेंट, dL1/dt। और कोई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और कोई? ऑफ ब्लॉक 1। हम्म, Sir, change in length of the string with respect to time. ये जो dL1/dt है, ये L1 जो वैल्यू है उसका रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और L1 क्या है उसको तुम समझो। स्टूडेंट क्या समझते हैं उसको, स्ट्रिंग समझते हैं। Basically, it is not the string or even not the velocity of the block. Basically, it is the relative velocity of these 2 points. Relative velocity of these 2 points. क्योंकि जो रस्सी है उसी दोनों पॉइंट के बीच में आने वाला है। रस्सी क्या है, इसी दोनों पॉइंट के बीच में आने वाला है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा तो वहां पे L1 लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब वहां पे रस्सी तो आना है, तो रस्सी का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस घटा तो L1 का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर। सो yes sir L1 dL1/dt को क्या बोलेंगे, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ पॉइंट्स। या फिर कोई इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द रोप भी बोल देता है। हालांकि बोलने का तरीका और समझने का तरीका डिफरेंट रहेगा तो आंसर गलत हो सकता है, नहीं तो सही भी हो सकता है। और अगर बोले कि इट इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक तो वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। लेकिन अगर तुम बोल दो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ए, देन इट विल बी द करेक्ट वन। समझ में आया क्या? वेलोसिटी यस सर। ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो फिर सही होगा। इस केस में क्या है, पुली चेन मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें लग रहा है कि जो ब्लॉक की वेलोसिटी बी है, जो भी M2 ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वो dL1/dt सही होगा, नो डाउट सही है। लेकिन जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे पुली भी मूव कर रहा होगा, तो इसीलिए स्टार्टिंग से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो मैं dL1/dt निकालना चाहता हूं कि कितना होगा। सो dL1/dt का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे,
ये पुली है इस जगह पे, तो पुली का एक पॉइंट, ठीक है, रस्सी का पॉइंट मत समझना, वो पुली का पॉइंट है, और पुली रोटेट नहीं कर रहा है अभी, कुछ भी नहीं कर रहा है। और एक ब्लॉक है इस जगह पे विच इज M2, और इसका पॉइंट यहाँ पे। तो क्योंकि M2 ब्लॉक को मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि वो V2 से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉइंट भी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, ये कहीं भी जा रहा है क्या पॉइंट, क्योंकि पुली कहीं भी नहीं जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, V2 V2 होगा, साइन के साथ, V2 प्लस या माइनस, plus V2 प्लस सोच के बोलना। फिर से सर माइनस, क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे। लेंथ डिक्रीज, जैसे dl1/dt का मतलब क्या होता है, डेट इज बेसिकली d डेल्टा l1/डेल्टा t। डेल्टा टी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब ये डिपेंड करता है कि डेल्टा L1 क्या है, लेंथ अगर घटेगा तो नेगेटिव होगा, और लेंथ बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है, सो इट विल बी नेगेटिव। मैं क्या लिखूंगा, -(V2)। मेरी बात समझ में आई क्या? yes sir हाँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी लिख दिया, और रिलेटिव वेलोसिटी तुम मैग्नीट्यूड में लिखो, और साइन तुम खुद अपने हिसाब से पुट करो कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसका एक दूसरा आसान तरीका मैं बताता हूँ। पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर सपोज ये पुली भी मूव कर रहा होता तो मैं बोलता V2 माइनस ऑफ V1, और फिर एक माइनस साइन लगाता आगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि V2 बड़ा है या V1 बड़ा है, पता है क्या मुझे, नहीं पता है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि रस्सी का लेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है, तो फिर इसमें हमें प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो लेट से कि ये V1 से ऊपर भी जा रहा है, तो एक सिंपल सा तरीका तुम्हें ये देखना है या लगाना है कि ये जो V2 है वो रस्सी के लेंथ को बढ़ाना चाहता है या घटाना चाहता है, क्या करना चाहता है V2, बोलो। घटाना चाहते हैं। घटाना चाहता है, तो जो भी चीज जिसको घटाना चाहेगा उसको मैं माइनस में डिनोट करूंगा, तो -(V2) लिखा। अब V1 वेलोसिटी रस्सी के लेंथ को बढ़ाना चाहता है या घटाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। बढ़ाना चाहता है बढ़ाना चाहता है, तो इसीलिए हम लोग इसको +(V1) लिखेंगे। ओके, ये याद रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे पुली की वेलोसिटी 0 है, आंसर सिर्फ -(V2) आएगा। तो नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, तुम्हें पता होना चाहिए। नेगेटिव तब लेंगे when the velocity or acceleration tries to decrease the length of the string। और पॉजिटिव कब लेना है, when velocity or acceleration tries to increase the length of the string। जो भी बढ़ाना चाहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो भी घटाना चाहेगा उसको नेगेटिव लेंगे। अब dl2/dt क्या लेंगे बोलो, ये ब्लॉक है M1 जो कि नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है V1 से, और दूसरा पॉइंट ये है पुली वाला, इसी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग L2 बोलते हैं। बोलो, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, और इसकी वेलोसिटी है V1, तो dl2/dt क्या लेंगे, मैंने आई थिंक L1 L2 अलग ले लिया है, +V1 सॉरी, मैं इसको 2 कर लेता हूँ और इसको 1 कर लेता हूँ। बोलो, dl2/dt क्या लिखेंगे, +V1 +V1, क्योंकि V1 वेलोसिटी उसके रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाहता है, और दूसरा ना घटाना चाहता है ना बढ़ाना चाहता है, विच इज 0। अब दोनों के वैल्यूज आ चुके हैं, और इक्वेशन हमें पता है dl1/dt + dl2/dt इज इक्वल्स टू 0। सो dl1/dt कितना है, dl1/dt था ऊपर -(V2),
और ये प्लस v1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से मेरे पास रिलेशन आ गया v1 इज इक्वल टू, क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. sir. Yes, तो sir. ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा Yes, इजी sir. था, तुम्हें भी लगा होगा इसमें क्या हुआ, और कॉम्प्लिकेटेड आएंगे तो क्या करेंगे, तो इसीलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है m1 एंड m2। तो इसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में v1 है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर के ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, हाँ या ना? किसी को ऐसा लग रहा है कि नीचे के डायरेक्शन में होगा? किसी को नहीं लगना चाहिए आई थिंक सो। हमें v1 और v2 में रिलेशन निकालना है। तुम लोग पहले सॉल्व करके बताओ, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले हम लोग इसमें लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से दिस लेंथ इज L1, दिस लेंथ इज L2 एंड दिस लेंथ इज L3। और फिर हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन dl1/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/dt इज इक्वल्स टू 0। और dl1/dt को अब हम लोग देख लेते हैं। L1 लेंथ का दो पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट ये, और इसके बीच में जो रस्सी लगा हुआ है उसको भूल जाओ कि रस्सी भी है वहां पे। तो ये जो पॉइंट है नीचे की डायरेक्शन में v1 से जा रहा है, और dl1/dt में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि v1 वेलोसिटी से ये रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, तो मैं प्लस v1 लिखूंगा, और इसकी वेलोसिटी है 0, तो ये कुछ नहीं करेगा। dl2/dt, L2 इन दोनों पॉइंट्स के बीच का लेंथ बताया जा रहा है और दोनों पुली का लेंथ है। समझना, अगर ये जो ब्लॉक है ऊपर के डायरेक्शन में v2 से जाएगा तो ब्लॉक से कनेक्टेड है स्ट्रिंग, तो ये जो पुली है वो भी v2 से जाएगा, और पुली अगर v2 से जाएगा तो पुली का हर एक पॉइंट v2 से जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस पॉइंट की वेलोसिटी Yes, ऊपर sir. के डायरेक्शन में कितनी है? v2 है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0। तो v2 से वो बढ़ाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है? घटाना चाह रहा है, तो माइनस v2 प्लस 0। और थर्ड वाले का अगर देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट की तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन ये घटाना चाह रहा है v2 से, तो 0 माइनस ऑफ v2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? सो v1 इज इक्वल टू 2v2 आंसर। ओके, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। इस ब्लॉक बी को इस डायरेक्शन में v से खींचा जा रहा है। तो अगर v से खींचा जा रहा है तो इस ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी होगी, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करो इसको। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे। इस लेंथ को मैं L1, L2, L3 एज्यूम कर लेता हूँ, और dl1/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/dt इज इक्वल टू 0 लिखूंगा।
और डी एल वन बाई डी टी क्या चीज़ है, इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी। तो अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में वी वन से मूव करेगा तो पुली का भी पॉइंट वी वन से मूव करेगा, ऐसा ये पॉइंट भी वी वन से मूव करेगा, ऐसा। तो मैंने लिख दिया। और फिर तो इस पॉइंट की वेलोसिटी है v से, और वो रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाहता है तो प्लस v लिखा, और ये v1 से रस्सी की लेंथ को घटाना चाहता है तो माइनस ऑफ v1 लिखा, प्लस अब एल टू बाई डी टी देखते हैं। ये पॉइंट तो बिल्कुल ना ही घटाना चाह रहा है ना ही बढ़ाना चाह रहा है, ये पॉइंट बढ़ाना चाह रहा है कितने से, v1 से, घटाना चाह रहा है सॉरी, तो माइनस ऑफ v1 लिखेंगे। और L3 वाले में क्या लिखेंगे, ये v1 से घटाना चाह रहा है तो माइनस ऑफ v1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। सो v इज इक्वल्स टू 3v1, और इस तरीके से v1 का कितना आ गया वैल्यू, v/3। समझ में आया क्या सबको? यस Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसा सिस्टम दे रखा है, और बोला गया कि अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में a है तो इस वाले b ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितने से किस डायरेक्शन में होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ b, सॉल्व करो इसको। सो लेंथ L1 L2 L3 अज्यूम कर लेते हैं पहले, L1 L2 L3 L4 और L5, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी एल वन स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एल टू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस थर्ड वाला प्लस फोर्थ वाला प्लस फिफ्थ वाला इज इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं, एक्सेलरेशन में भी दो पॉइंट्स आएंगे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में जूम किया है तो रस्सी कहीं ना कहीं से तो खुलेगा और इसको ऊपर जाना पड़ेगा, बराबर। तो इसको एक्सेलरेशन में a1 एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये a1 से ऊपर जाएगा और ये भी a1 से ऊपर जाएगा, तो पुली के जो दोनों पॉइंट्स हैं ये दोनों भी a1 से ऊपर जाएंगे। तो डी एल वन बाई डी टी कितना हो जाएगा, a1 रस्सी के लेंथ को घटाना चाह रहा है और ये पॉइंट 0। L2 वाला देख लेते हैं, L2 वाले में a1 से घटाना चाह रहा है और पुली का 0। L3 वाले में देख लेते हैं, L3 का भी a1 से घटाना चाह रहा है, और L4 वाले में देख लेते हैं, L4 वाले में ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इस पॉइंट का तो 0 है लेकिन ये पॉइंट नीचे जा रहा है, कितने से, a से जा रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक a से नीचे जाएगा तो पुली भी a से नीचे जाएगा, और इस तरीके से हमारा प्लस ऑफ a लिखा जाएगा और इस तरफ का 0। और 5 वाले में एक तो 0 है और दूसरा इंक्रीज कर रहा है, इज इक्वल टू 0। तो क्या रिलेशन है, एक तो 3 माइनस ऑफ 3a1 इज इक्वल टू 2a, प्लस कर लेता हूँ माइनस 3। सो a1 इज इक्वल टू 2a/3, ये आएगा आंसर। और डायरेक्शन किधर है, ऊपर की डायरेक्शन। समझा क्या? Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर। हम्म, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, क्या इसका शॉर्ट ट्रिक है। ये तो लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड मतलब कि जो बेसिक मेथड है वो हर एक जगह पे काम आएगा, शॉर्ट ट्रिक चाहे काम आए चाहे ना आए। सो शॉर्ट ट्रिक में हमें क्या करना है, जैसे कि मान लो इस जगह पे ब्लॉक है और वेज वगैरह कुछ इस तरीके से अटैच किया गया।
कुछ इस तरीके से, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। और बोला गया इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में बी ए से मूव करूंगा तो बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, ये मुझे निकालने के लिए बोला गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेंशन को कैलकुलेट करेंगे। एक रस्सी में एक टेंशन होता है, ये हमें पता है। तो इस ए ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है, बोलो। एक इधर डायरेक्शन में लग रहा है, और ब्लॉक बी पे टेंशन कितना लग रहा है, ब्लॉक बी पे एक टेंशन इधर लग रहा है, और यहाँ पे दो टेंशन लग रहा है बेसिकली, 2T। तो ब्लॉक बी पे टोटल टेंशन थ्री टी लग रहा है, और ब्लॉक ए पे टेंशन लग रहा है टी। ओके, अब इस टेंशन को वेलोसिटी से रिप्लेस करो। ये टेंशन किसका था, ये ब्लॉक ए का टेंशन है, इसको रिप्लेस करूंगा वी ए से। और ये टेंशन किसका था, टी, सिर्फ टी को रिप्लेस करना है, 3 को नहीं, ये इसका। तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी भी, और दोनों को इक्वल कर दो। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया क्या, ये शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग मत लगाना कि ऐसा कैसे हो गया, क्या कर दिया सर आपने। हमेशा सही आंसर देगा, कभी भी गलत आंसर नहीं दे सकता। अब इसको अगर प्रोसेस से कर लें, एनुअल L2 L3, सो पहला वाला जो है V1 VA से जाएगा इस डायरेक्शन में, तो बढ़ा रहा है, प्लस हो जाएगा, और माइनस ऑफ VB हो जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है। और प्लस L2 के लिए ये तो फिक्स्ड है, 0 होगा, और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और घटा रहा है, तो माइनस ऑफ VB होगा। और दूसरा ये भी घटा रहा है और दूसरा फिक्स्ड है, तो माइनस ऑफ VB इज इक्वल टू 0। सो VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, सॉरी प्लस ऑफ 3 VB। क्या यही है रिजल्ट, समझ में आया यस सबको। सर। तो सभी कोई जल्दी से इस वाले में अप्लाई करके बताओ। वेरीफाई करो कि जो अभी हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक पढ़ा वो सही है या नहीं। एक रस्सी में एक ही टेंशन होता है, चाहे वो रस्सी कितना भी क्यों ना घूम जाए। सर वो शॉर्ट ट्रिक टी और वी के डॉट प्रोडक्ट से आया है ना, मतलब समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल 0 ऐसा दिया आपने। मैंने जैसे पढ़ा है वैसे तुम लोग को सीखना है, ठीक है। वेक्टर वेक्टर दिमाग में नहीं रखना है मुझे। ए ब्लॉक पे बताओ कितना टेंशन लग रहा है, इस पूरे रस्सी में एक ही टेंशन है। ए ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है, एक टी इधर है और एक टी इधर है, कितना है, 2T है। अरे है ना। Yes, sir. और बी ब्लॉक पे यस सर। कितना टेंशन है, एक इधर लग रहा है टी, 3T. और एक इधर और एक इधर, टोटल 3T है। इस टेंशन को रिप्लेस करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2A और इक्वल्स टू 3 एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऊपर की डायरेक्शन में। आगे आंसर, और इसे चेक कर लो, सही आंसर। तो देखो कितने आसानी से आंसर निकलते आता आता जा रहा है। इस वाले को भी करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या आ रहा है, वेरीफाई करो आगे। आ रहा है क्या, Yes, sir. ए वाले पे टेंशन कितना है, 2 और एक 3, 3T। और बी वाले पे टेंशन कितना है, बी वाले पे सिर्फ एक टेंशन है, ठीक। उसको रिप्लेस कर लो, VA इज इक्वल टू VB। आ गया आंसर, सिंपल।
समझ में आया? और इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो एक सर हाँ, बोलो। सर वो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स लेके कैसे सॉल्व करने हैं वो समझा नहीं। ये तो अभी इतने सारे क्वेश्चंस उसी से तरीके से किए ना, हर एक क्वेश्चन को मैं एक एक करके बता रहा हूँ। कहानी खत्म हो गई, पूछ रहे हो सीता कौन थी। ऐसे कैसे काम चलेगा? इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए तो पूछा क्यों नहीं तुमने? सर ट्राई कर रहा था समझने का। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो बताओ। लेट से मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन है, ऐसा M1 ब्लॉक एंड M2 ब्लॉक, लेट से इस डायरेक्शन में V से जा रहा है, V1 से, और ये ऊपर की डायरेक्शन में V2 से जाएगा। तो पहले क्या करना है, मुझे L1 लेंथ लेना है, L2 लेंथ लेना है, और ये L3, और dL1 बाई डी टी, L2 बाई डी टी प्लस L3 बाई डी टी इज इक्वल टू, बताओ dL1 बाई डी टी कितना होगा? बोलो जल्दी। प्लस V1। प्लस V1 है ना। इन दोनों पॉइंट्स को मुझे देखना होता है, इस पॉइंट्स की तो वेलोसिटी जीरो है, तो प्लस V1। प्लस क्यों लिया? क्योंकि रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है। dL2 बाई डी टी बताओ। माइनस V2। माइनस ऑफ V2, और dL3 बाई डी टी माइनस V2। माइनस V2। फिर आ तो गया तुम्हें, और क्या चाहिए? सर लेकिन वो रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स वो समझा नहीं, मतलब कौन से 2 पॉइंट्स, मतलब स्टार्टिंग में कौन से पॉइंट को लेना है, सेकंड कौन सा पॉइंट लेना है। ये नहीं नहीं, कोई सा भी पहले ले लो। इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट के रिलेटिव मोशन को हमें लिखना है। तो जरूरी नहीं कि पहले मैं इसको लिखूं फिर बाद में इसको लिखूं। तुम पहले इसको लिख लो, फिर बाद में इस पॉइंट को लिखो, प्लस या माइनस में लिखना है, लेकिन आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है। ओके सर। हम्म। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकता है। तो वो कौन से क्वेश्चन है? जैसे कि मैं क्वेश्चन अब दे रहा हूँ, एक पुली है इस जगह पे, और इस जगह पे ब्लॉक रखा गया है जिस तरीके से ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक। इस ए ब्लॉक को v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से खींचा जा रहा है। तो बोला गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी व्हेन थीटा इज 53 डिग्री। समझ में आया क्या? तो इस वाले केस में अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहें तो हमारा नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि दोनों में टेंशन कितना है, टी है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। नहीं, सेम नहीं होगा। तो अब क्या करें? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी अननोन वेलोसिटी है उसको एज्यूम करना है, और एज्यूम हमें उस डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में उस ब्लॉक की रियल वेलोसिटी होगी। तो ये जो बी ब्लॉक है, इस बी ब्लॉक का रियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? तुम्हें क्या लग रहा है किस डायरेक्शन में जाएगा? प्लस एक्स में जाएगा। पॉजिटिव एक्स में। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव एक्स से कुछ एंगल बनाते हुए जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें पता चल गया कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और उसकी वेलोसिटी मैंने वी भी एज्यूम कर लिया। ये तो इस डायरेक्शन में वी से जा ही रहा, बराबर। समझ में आ रहा है क्या? अब हम लोग यहाँ पे यस सर। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाएंगे। इसको मान लिया L1 और इसको मान लिया L2। सो डी L1 बाई डी टी
प्लस डी एल टू बाई डी टी इज इक्वल टू 0 होगा। L1 जब लेंथ आएगा तो इसके दो पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो V से रस्सी के लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, तो प्लस दूसरा पॉइंट हो गया 0। अब डी एल टू बाई डी टी बताओ कितना होगा। ये पॉइंट तो है 0, इस पॉइंट के बारे में बताओ। यहीं पे अच्छे स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं और जिनको थोड़ा कम समझ में आया या फिर ध्यान नहीं दिया, कॉन्सेप्ट को लैग कर गया, वो पीछे हट गए। सर रस्सी तो सेम वेलोसिटी से जाएगी ना। सर माइनस होगा ना, वो जैसे पास आएगा तो वो रस्सी का लेंथ शायद कम होगा। क्या रस्सी का लेंथ वीबी के रेट से चेंज हो रहा है? नहीं, इस रेट से चेंज नहीं हो रहा है। रस्सी का सर लेंथ लेकिन वीबी किस रेट से चेंज हो रहा है? वीबी कॉस बीबी कॉस थीटा के रेट से, कॉस है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? माइनस वीबी कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? यस सर। यस बस यस सर सर मतलब ये ब्लॉक का कंपोनेंट नहीं है ना, सिर्फ रस्सी का ही है ना। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है रस्सी के डायरेक्शन में। सर ओके, पर वो ऊपर कैसे किया जाएगा, मतलब ब्लॉक का चलो कंपोनेंट इसको तो आगे। मुझे अच्छे तरीके से समझाना ही पड़ेगा। लग रहा है पहले था रस्सी इस जगह पे और ब्लॉक अब आगे आ चुका है, तो रस्सी हो गया ऐसा। तो रस्सी का लेंथ जो चेंज हो रहा है, तुम ध्यान देना, वो कितना चेंज हुआ। पहले लेंथ था अगर सपोज 10 सेंटीमीटर और अब हो गया 6 सेंटीमीटर, तो रस्सी का लेंथ कितना चेंज हुआ है? 4 सेंटीमीटर। कितना चेंज हुआ है? रस्सी का लेंथ 4 सेंटीमीटर। इसको L2 बोलूंगा और इसको L1 बोलूंगा, तो L2 माइनस ऑफ L1 होगा, बराबर है। तो ये जो लेंथ है, यस सर। ये जो लेंथ है, ये vb का रेट ऑफ चेंज बताएगा। लेट से दिस इज x, सो dx by dt इज व्हाट? vb। लेकिन ये dl2, ये चीज vb नहीं है। ये कितना होगा? cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा। समझा क्या? चाहो तो यस तुम सर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, इसका कंपोनेंट ले लो, इतना ही डिस्टेंस इसका कम हुआ है रस्सी का लेंथ, जो कि चेंज हुआ है रस्सी का लेंथ, यही लेंथ तो कम हुआ है। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। इतने डेप्थ में तो कोई नहीं यस सर बताता है। सो तुम्हें बस इतना से याद रखना है, रियल वेलोसिटी पहले एज्यूम करना है, देन उसका कंपोनेंट लेना है। गलती मत करना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इधर से आंसर कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा, सो वी बी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय कॉस थीटा। जो भी थीटा का वैल्यू वगैरह है, v का वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस यस सर। यस यस सर। सर। यस सर एक और क्वेश्चन करते हैं फिर एससी वर्मा का। रस्सी कुछ इस तरीके से है और इस रस्सी के ऊपर ये पुली जो है होवर कर रहा है, उसके ऊपर रखा हुआ है पुली, और इस पॉइंट को नीचे की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से खींचा जा रहा है। तो बोला गया इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताओ। और उस समय कुछ डायमेंशंस वगैरह दे दिए गए हैं। एट द गिवन लेंथ इज, दिस लेंथ इज this length is b and this length is x दे दिया गया। तो पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। सॉल्व करो।
समझना। तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्यों नहीं लगा सकते हैं और कहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो जहाँ पे भी एंगल बनेगा रस्सी और वेलोसिटी के बीच में, जैसे कि ऊपर वाले केस में ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और रस्सी था इस डायरेक्शन में, तो रस्सी और जब भी वेलोसिटी के बीच में एंगल बनेगा तो फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। तो फिर हमें प्रॉपर मेथड से करना है। कुछ लोग इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते रहते हैं। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, ये इसका कंपोनेंट लेंगे तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा मुझे, है ना? तो डॉट प्रोडक्ट को एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया, मुझे नहीं लगता कि वो एक नया कॉन्सेप्ट है या फिर इवन ए शॉर्ट ट्रिक है, बराबर। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है उसी से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में जिस तरीके से हमें दिया गया है कि ये वैल्यूज एक्स बी है, तो वो किस लिए दिया गया है? वो हमें एंगल निकालने के लिए दिया गया, बेसिकली थीटा निकालने के लिए दिया गया। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और थीटा हो कितना आ जाएगा, हम लोग इधर से निकाल सकते हैं। ये थीटा, दिस इज एक्स, और ये कितना हो जाएगा b/2। सो कॉस थीटा अगर निकालना है तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। इसको मैं r एज्यूम कर लेता हूँ। सो दिस सर वो मिड पॉइंट के बीच में कैसे क्या हो सकता है? क्या बोल रहे हो? सर वो बी के मिड पॉइंट में कैसे क्या मतलब हो सकता है? मिड पॉइंट पे नहीं होगा तो कैसे होगा, कहाँ पे होगा? मुझे लगता है ये इस तरीके से होगा, इस तरफ का एंगल ज़्यादा, सॉरी मतलब कम, और ये ज़्यादा अनइवन होगा, ये खुद ही खुद बैलेंस होकर के इस तरफ आ जाएगा। समझा? यस सर। हम्म। तो अब हम लोग इसमें कंस्ट्रेंट मोशन लगाएंगे। तो मैंने क्या बोला था कंस्ट्रेंट मोशन लगाने के लिए? सब पहला स्टेप होगा, जो भी रियल वेलोसिटी है जो निकालना है वो हमें एज्यूम करना है। तो इस ब्लॉक की रियल जो वेलोसिटी होगी वो किधर होगी, ऊपर की डायरेक्शन में होगी। तो लेट से ऊपर की डायरेक्शन में v1 है वेलोसिटी, और फिर अब मुझे कंस्ट्रेंट मोशन लगाना है। तो इसमें लेंथ एज्यूम कर लेता हूँ L1 L2 L3। सो dl1/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/dt इज इक्वल्स टू 0। dl1/dt कितना होगा, ये पॉइंट b से जा रहा है और इंक्रीज कर रहा है तो b हो जाएगा प्लस में, और ये पॉइंट तो 0 है। प्लस L2 लेंथ के बारे में बात करें तो ये पॉइंट तो 0 है, लेकिन ये जो पॉइंट है पुली का वो इस डायरेक्शन में v1 से जा रहा है और एंगल बना रखा है थीटा। तो क्या इस डायरेक्शन में रस्सी जो घटेगा किस रेट से घटेगा, v1 cos थीटा से घटेगा, तो माइनस v1 cos थीटा आएगा। प्लस अब L3 की बात कर लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट का 0 होगा, दूसरे वाले पॉइंट का, क्योंकि ये भी एंगल उतना ही बना रहा है तो घटाने की कोशिश कर रहा है, माइनस v1 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। सो v इज इक्वल्स टू 2v1 cos थीटा एंड v1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, v डिवाइड बाई 2 cos थीटा। ये हमारा आंसर आएगा। सो cos थीटा का वैल्यू हम लोग चाहे तो पुट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने निकाला है। v डिवाइड बाई 2 cos थीटा कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x और ऊपर आ जाएगा रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। हम्म। यस सर। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये अभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हुआ है, वेज कंस्ट्रेंट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज है, नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना।
ये m1 मास है, m2 मास है और ये m3 मास है। लेट से v1 इस डायरेक्शन में है, v2 इस डायरेक्शन में है एंड v3 इस डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1, v2 एंड v3। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करके लगाना इन तीनों में क्या रिलेशन आता है। वेज कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। वेज कंस्ट्रेंट, हाँ कैन बोलो। यू शो दैट क्वेश्चन अगेन? ओके, सर क्वेश्चन आपने जो होमवर्क दिया एक बार। डन सर। ओके। वेज कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट मोशन में कंस्ट्रेंट क्या आएगा, है ना। तो मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम है कुछ ऐसा, वेज रखा हुआ है एक स्मूथ सरफेस पे और इसके ऊपर एक रॉड रखा है, लेकिन रॉड को कुछ इस तरीके से हिंज कर दिया गया है कि वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मोशन कर सकता है। समझा क्या? ये रॉड सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में अप एंड डाउन मोशन कर सकता है। तो बोला गया कि अगर इस वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इधर है और इस रॉड की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में होगी, तो बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है। वेज और रॉड के वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा, समझना कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ भी वेलोसिटी हो, क्या ये दोनों ऑलवेज कांटेक्ट मेंटेन करके रखेगा, कांटेक्ट रिलीज कर सकता है क्या? कांटेक्ट विल बी ऑलवेज मेंटेन्ड। अगर ये कांटेक्ट में है, कोई भी चीज या कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में कब रहता है, लेट से ये एक वॉल है और ये एक दूसरा वॉल है दीवार, ये दोनों वॉल कांटेक्ट में कब रहेगा, जब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो और इसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो, तो क्या कांटेक्ट में रहेगा? बिल्कुल हाँ। लेकिन अगर सोचो पहले वाले वॉल की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया और दूसरे वाले वॉल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहा, तो क्या कांटेक्ट में रह पाएगा? नहीं। तो इतना तो मुझे बात अच्छे तरीके से समझ में आता है, कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में तभी रहेगा जब इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो। इसी कोर कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे भी यूज किया कि अगर इन दोनों को बिल्कुल कांटेक्ट में रहना है तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम, तभी कांटेक्ट में वो रह सकता है। तो मैं अब उसको सेम करता हूँ। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vw है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख लेते हैं। परपेंडिकुलर इन द सेंस वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइन। तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा और ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, VW साइन थीटा। और क्योंकि इसके साथ मैं इसी जगह को जूम करके देख रहा हूँ, यहाँ पे रॉड कांटेक्ट में होगा ऐसा, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो नीचे की डायरेक्शन में होगी VR से, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, ये थीटा है, VR cos थीटा। तो ये भी एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। ये कितना हो जाएगा, VR cos थीटा। क्या इन दोनों वेलोसिटी को इक्वल होना चाहिए, तभी तो दोनों सरफेस ऑलवेज कांटेक्ट में रहेंगे। समझा क्या? यस सर। सो रिलेशन क्या निकल के आया, VW साइन थीटा इज इक्वल टू VR
cos theta, so the velocity of the rod is equals to velocity of the wedge to tan theta. तो इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, और यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा सारा काम करके देगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक रॉड है जो कि दोनों वॉल से ऐसे टिका हुआ है। तो ये क्या कर रहा था? गिर रहा था, जो भी है रॉड गिर रहा था। तो बोला गया कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेट्स से पी ए है और एंगल थीटा है। तो बोला गया पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी एट दिस इंस्टेंट। और हो सकता है वैल्यू गिवन हो 10 मीटर पर सेकेंड और थीटा इज इक्वल्स टू 53 डिग्री। सॉल्व करो इसको। तो सबसे पहला काम हमें इसमें भी वही करना होता है कि रियल वेलोसिटी को अज्यूम करना होता है। तो अगर ये इस तरीके से रॉड रखा हुआ है, तो ये जो पॉइंट ए इस डायरेक्शन में वी ए से जा रहा है, तो ये पॉइंट बी जो होगा वो इस डायरेक्शन में वी बी से जाएगा, और ये एंगल है थीटा। तो रॉड का लेंथ तो चेंज नहीं हो सकता है। अगर रॉड का लेंथ चेंज नहीं हो सकता है तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए दोनों की, तभी रॉड का लेंथ कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आया सबको? तो कितना होगा इस पॉइंट की वेलोसिटी? ये एंगल थीटा होगा, या फिर परपेंडिकुलर लो। दिस एंगल इज बेसिकली 90 माइनस थीटा। तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? वी ए साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी तुमने अगर वी बी एज्यूम किया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना आ जाएगा? ये थीटा एंगल वी बी कॉस थीटा। और क्या यही दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए? सो वी ए साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू वी बी कॉस थीटा। तो वी बी तुम्हारा कितना आ जाएगा? वी ए टेन थीटा। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन ऐसा है, एक रॉड है जो कि इस जगह पे हिंज किया गया है, और ये एक ब्लॉक के ऊपर टिका हुआ है। तो बोला गया कि ये जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और एंगल है थीटा। तो पूछा गया यहाँ पे जो कांटेक्ट मेंटेन किया गया है p पॉइंट, उस पॉइंट p का वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इन वर्टिकल डायरेक्शन। सॉल्व करो इसको। सो इस क्वेश्चन में भी हमें सबसे पहले वही करना है कि जो पॉइंट P का रियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर ये रॉड इस तरीके से होगा और ये वॉल आगे की डायरेक्शन में, दीवार जो भी ब्लॉक अगर आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये पॉइंट P किस डायरेक्शन में जाएगा? इसकी रियल वेलोसिटी किधर होगी? कोई बता सकता है? ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पॉइंट P, आया ना? और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन करके रखा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए।
ये वाला पॉइंट का तो वेलोसिटी v है, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा vp sin थीटा, सो vp sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू v, सो vp कितना आ जाएगा, v डिवाइड बाय sin थीटा। और इस पॉइंट P का वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछा गया कितना होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, vp cos थीटा, तो vp का वैल्यू पुट कर लो, that is v divided by sin theta, so it is equals to v cot theta। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब इस तरह के देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट पे बहुत ही अलग अलग तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, ये जो है एम मास का ब्लॉक है और ये भी एम मास का ब्लॉक है, और बोला जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शॉर्टकट भी इसमें नहीं लग पाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले बोलो, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालेंगे, तो इसका नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा या ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, बता सकते हो? अगर नहीं पता है तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, लेट्स से दिस का एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, और a1 और a2 में क्या रिलेशन होगा, इस पे टेंशन देख लो, टेंशन वाले से कर सकते हैं ना, 2t इज इक्वल्स टू t, ये a1 और ये 2 a2, एक रिलेशन हमारे को यहाँ पे निकल के आ गया। तो मैं एक वेरिएबल को पहले ही हटा लूँगा, इसका अगर एक्सेलरेशन मैंने a2 का a एज्यूम किया है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a। अब दोनों का FBD बना लो, इसका FBD बनाओ, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, और नीचे की डायरेक्शन उसका 2 इज एक्सेलरेशन हो रहा है, और इसका FBD बना लो, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा 2t, और इसका ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और फिर इसका इक्वेशन लिख लो, mg माइनस ऑफ टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, 2t माइनस ऑफ mg इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर निकालो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करा है वो सही है, लेकिन अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव निकल करके आता है इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करा है उसका अपोजिट डायरेक्शन सही होगा। समझ में आएगा सबको? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, फिर बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे तो सिस्टम पे हम लोग किस तरीके से इक्वेशंस लगाते हैं और सूडो फोर्स क्या होता है, ये फिर हमारा लास्ट होगा।